हेलो दोस्तों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए हमारा सीडीपी का क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा क्लास का तीसरा दिन है ना। तो बाल मनोविज्ञान, चाहे आप सीजी टेट, हॉस्टल वार्डन, व्याख्याता, चाहे डीलेट बिलेट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सीडीपी का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इसका बेसिक और कॉन्सेप्ट को समझते हुए एमसीक्यू करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर का बाल मनोविकास से क्वेश्चन आने वाले हैं, और आप डीलेट बीलेट और टीचर्स भर्ती में तो पता ही है 30-30 नंबर का उसमें से आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये तीसरा नंबर का क्लास है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य से समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। कहने का मतलब है विकास के साथ साथ जो परिवर्तन होता है वो कौन कौन से रूप में परिवर्तन होता है। तो देखिए, विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन, तो समय के साथ होने वाले, देखिए बच्चा छोटा रहता है तो बड़ा आता है तो रूप में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। फिर है दर, मतलब जो परिवर्तन की दर है लगातार बढ़ता रहता है, घटता रहता है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग दर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जैसे चाइल्ड अवस्था में जो विकास का दर है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं विकास की दर घटते जाता है। क्लियर है। अनुक्रम का मतलब है सीक्वेंस मतलब एक क्रम में। जैसे कहने का मतलब ये है कि बच्चा पहले घिसलता है, फिर उसके बाद चलता है, फिर दौड़ता है ना। तो एक क्रम से होता है, ना कि बच्चा पहले दौड़ता है फिर घिसलता है, ये नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं सीक्वेंस या फिर क्रम। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो क्या होगा, ऑल। ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। एक मां के गर्भ में बालक को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए कितना दिन लगता है, इसको आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। कितना दिन लगता है, 280 दिन। देखिए 9 माह और 10 दिन, 9 माह 10 दिन लगता है। ठीक है, कई बच्चे जल्दी भी पैदा हो जाते हैं, कभी कभी कई बच्चे और लेट भी हो सकते हैं, लेकिन एक औसत अगर दिन देखा जाए तो टोटल आपको 280 दिन लगता है। ठीक है, एक मां के गर्भ में बच्चे को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए 280 दिन ध्यान रखेंगे। चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु, देखिए एग्जैक्ट भार नहीं है ना, एग्जैक्ट भार के लगभग औसतन भार है ना। कोई बच्चे ज्यादा भी होते हैं, कई बच्चे कम भी होते हैं, तो एग्जैक्ट औसत, जो औसत निकलता है वो क्या है, नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का जो भार होता है, ध्यान रखेंगे 7 पाउंड का होता है। कितना होता है, 7 पाउंड होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए ओके, हाँ नेक्स्ट वीडियो है, सॉरी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा कथन विकास का सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। चलिए बताएंगे सभी लोग। तो देखिए विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है। तो देखिए विकास क्या है, वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही है। फिर है विकास क्रमबद्ध होता है, तो ये भी कथन क्या है, विकास एक क्रमबद्ध है, बताया हूं। जैसे पहले घिसलना सीखता है बच्चा, फिर उसके बाद चलना, फिर दौड़ना, तो क्या है, एक क्रम से होता है, सीक्वेंस से होता है। ठीक है, फिर है विकास निरंतर होता है, तो ये भी कथन क्या है, विकास निरंतर होता है ना। बच्चे बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, विकास एक निरंतर, जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट ऑप्शन है विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार और पाउंड। चलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, थोड़ा है ना मिस्टेक इधर आ गया। तो देखिए विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो क्या है, यहाँ उपयुक्त सभी लिखना है ना, सभी, उपयुक्त सभी, सभी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक है। चलिए, तो क्या होगा देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, बिल्कुल पर्यावरण से बच्चे प्रभावित होते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से भी विकास में परिवर्तन होते हैं। अगर किसी बच्चे छोटा है या फिर कभी भी हो, अगर कोई बीमारी हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो उनके विकास की गति क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। आहार, आहार भी प्रभावित करता है। देखिए, अगर उसका खान पान अच्छा ना हो तो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। तो आहार से भी क्या होते हैं, वृद्धि में प्रभावित होता है। ठीक है, फिर है तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑल, सभी, सभी सही है। ठीक है, याद रखेंगे, सभी सही है, सभी मतलब प्रभावित करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, फिर विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है, विकास कहां से शुरू होता है, मैंने बताया है विकास कहां से शुरू होता है, जिस दिन से गर्भ में जाता है और मृत्यु तक। ठीक है, गर्भ से मृत्यु तक को विकास की श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है। तो स्टार्ट कहां से होता है, प्रसव पूर्ण अवस्था से। ठीक है, गर्भ में रहता है बच्चा तभी से स्टार्ट हो जाता है विकास की दर। तो ध्यान रखेंगे भाई, प्रसव पूर्ण अवस्था से विकास की दर चालू हो जाता है जो मृत्यु तक होता है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। फिर है अगला क्वेश्चन, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो देखिए, संकल्पनाओं के जो व्यवस्थित क्रम है, कौन सा अवधारणा इसमें से सही है। विकास के परिणाम वृद्धि होती है, विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय से स्वायत्ता की ओर अग्रसर होता है। फिर है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। उसके बाद है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो देखिए, यहां क्या पूछा है आपको, व्यवस्थित क्रम पूछा है ना, व्यवस्थित क्रम, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल सही है। तो विकास की जो दर है क्या होता है, क्रमिक, क्रमानुसार होता है। बच्चे पहले घिसलता है, चलता है, बोलता है, फिर जाके दौड़ता है, तो ये क्या है, एक क्रम है। तो इसी को आपको पूछा है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति या सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। तो क्या होगा, बच्चे क्रमिक रूप से विकसित होते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकास, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, कौन सा विकास का सिद्धांत है आपको बताना है। तो देखिए, विकास सभी प्रक्रियाओं अंतः संबंधित नहीं है। उसके बाद है सभी का विकास दर समान नहीं होता है। तो देखिए, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखिए, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति का विकास दर, हर बच्चे का विकास दर अलग अलग होता है। किसी बच्चे जल्दी चलना सीख जाता है, तो कोई जल्दी बोलना सीख जाता है। तो हर बच्चे में विकास की जो दर है अलग अलग होते हैं, ना कि समान। क्या होता है, अलग अलग होता है, ध्यान रखना है ना। कई बच्चे 9 महीने में चलने सीख जाते हैं, कई बच्चे 10 महीने में, और कई बच्चे 18 महीने तक भी चलना नहीं सीख पाते हैं। तो क्या होगा, सभी का विकास दर समान नहीं होता, समान नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर वीडियो पसंद आया हो तो होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और जो भी आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, पूरे दिलो जान से कीजिए, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो देखिए, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे उपयुक्त है, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या फिर मेरा विद्यालय। तो देखिए, जब नर्सरी में जाता है बच्चा, 3 साल 2.5 साल का बच्चा, तो सबसे पहले वो कहाँ सीखता है, कहाँ सीखता है, अपना परिवार में ही तो सीखता है ना, घर में ही तो सीखते हैं। उसके बाद ही घर से बाहर जाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरा परिवार। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है भाई, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, हम जवाब में आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, साथ में पिन भी करेंगे। ठीक है। चलिए
माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों को संगत को पसंद करता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा कौन से उम्र में आता है तो अपने दोस्तों के साथ रहना, घूमना, खेलना, ये सब उनको पसंद आने लगती है। तो उसी को बोल रहे हैं, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों के साथ संगत को पसंद करता है। चलिए बताइए कब करता है? किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था की बात करें तो क्या होगा? 0 से 2 वर्ष होता है शैशवावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो ये हो जाता है, उत्तर बाल्यावस्था का क्या होगा? 7 से 12 वर्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7 से 12 वर्ष। फिर होगा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो 2 से 6 वर्ष होगा। किशोरावस्था की बात करें, हाँ, पूर्व किशोरावस्था है ना, सॉरी, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था बिल्कुल सही है, शैशवावस्था भी सही है। किशोरावस्था की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? 12 से लेकर डायरेक्ट 21 साल तक, ठीक है। किशोरावस्था को 2 भाग में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और एक है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था की बात करें तो उत्तर किशोरावस्था क्या होता है? उत्तर किशोरावस्था आपका हो जाएगा 17 से 21 साल, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? माँ बाप के साए से बाहर निकलकर बच्चे कब अपने साथी बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं? तो ध्यान रखेंगे किस समय करते हैं? पूर्व किशोरावस्था में। किस उम्र में? पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था का उम्र क्या है? 12 से लेकर 17। ध्यान रखेंगे 12 से लेकर क्या हो जाएगा? 17 वर्ष। क्लियर है? चलिए अगला है फिर, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। चलिए बताइए, विकास का वही संबंध उद्दीपन से है जो उद्दीपन का। चलिए तो देखिए, विकास का संबंध किससे है? परिपक्वता से है। और उद्दीपन का संबंध किससे होता है? प्रतिक्रिया से, रिएक्शन से, ठीक है। उद्दीपन का संबंध किससे होता है? तो याद रखेंगे प्रतिक्रिया, रिएक्शन से। चलिए नेक्स्ट है फिर, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में, परिवेश में, बच्चे के जो विकास है उसके परिवेश में भूमिका समर्थन करता है? कौन सा कथन बच्चे के विकास के परिवेश में जो कथन है समर्थन करता है? तो देखिए, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। फिर है, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। फिर थर्ड है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान है। फिर है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो देखिए, अपने आप में सभी कथन सही हैं, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? निम्न कथन में से विकास के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, विकास के परिवेश में भूमिका का समर्थन करता है, विकास के परिवेश में। तो इसका राइट आंसर ध्यान देंगे, पिछली कुछ शताब्दियों में जो बुद्धि लब्धांक है परीक्षा में भी शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है फिर, शिक्षा के विकास काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव, तनाव या फिर चिंता का काल कहा गया है? तो ध्यान देंगे किस काल को कहा गया है? किशोरावस्था को। किस काल को कहा गया है? किशोरावस्था को। ध्यान रखेंगे भाई, किस काल को? किशोरावस्था को कहा गया है। चलिए अगला है फिर, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस
व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे, यह कारण है विभेद एवं एकीकरण के लक्षण के कारण होता है। किसके कारण? विभेद एवं एकीकरण। ठीक है, बच्चा पहले छोटा रहता है तो नर्सरी में जाता है तो उस समय कुछ नहीं जानता है ना, नर्सरी में उस समय जानता नहीं है कुछ, है ना, छोटा रहता है तो उस समय क्या होता है, बच्चे चिल्लाते हैं या फिर खेलते हैं। ठीक है, लेकिन वही बच्चा जब प्राइमरी में जाते हैं, पहली क्लास में जाता है तो उनको एक क्या होता है, अनुभव हो चुका रहता है ना, कि क्लास में किस तरह से बैठना है, नहीं चिल्लाना है, ये सीख जाता है। तो उसी को कहा जा रहा है विभेद एवं एकीकरण का विकास के लक्षण का विकसित हो जाना। क्लियर है? चलिए अगला है फिर शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे हाँ चलिए आगे बताएंगे। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे चलिए इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो या फिर कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। देखिए ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। फिर है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेश युक्तियों का अनुकलन करें, तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूल उपयोग करें। कहने का मतलब ये है शिक्षकों को किस बच्चे में किस ज्ञान के प्रति और उनको कितना जानकारी है, बच्चे किस टाइप से सीखते हैं, तो उनकी क्षमताओं के आधार पर टीचर्स को, शिक्षक को क्या करना चाहिए, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेश युक्तियां का अनुकूलन करें उन बच्चों को, ताकि आसानी से समझ आ जाए। सभी को एक बराबर पढ़ाएंगे तो फिर जो पीछे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आएगा, है ना। तो सभी बच्चों को एक साथ चलते हुए जिस बच्चे को जिस ज्ञान की जरूरत है उनको उस स्तर में ज्ञान की प्राप्ति हो, तब वो जाकर अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला है फिर निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 वर्ष। क्लियर है, 2 से 6 वर्ष की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं के एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कोई भी जानकारी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, अपने घर से ही ज्यादातर ग्रहण करते हैं ना। तो क्या होगा, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या फिर माता पिता एवं भाई बहन। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। माता पिता भाई बहन से देखते हैं, सीखते हैं, उन्हीं को अनुकरण करते हुए बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर, डी नंबर। चलिए अगला है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चलिए कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सी आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 या फिर 6 से 11 वर्ष। चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह क्या है, आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष के जो उत्तर बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था किस में आता है, परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अगला है फिर शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, देखिए शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, विकासात्मक जो उद्देश्य है शिक्षण का, है ना, शिक्षण का जो विकासात्मक उद्देश्य है वो शिक्षकों से किस चीज की मांग करता है। तो देखिए कठोर अनुशासन बनाए रखना, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेश युक्तियों को अनुकलन करें, तो ये बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। देखिए
विकासात्मक कार्य मतलब बच्चे के विकास को देखते हुए, उनको कितना ज्ञान है उसके देखते हुए उनके अनुसार अनुदेशन युक्तियों का क्या करें, अनुकूल प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला है फिर शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि है भाई, कमेंट करेंगे। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या फिर 2 से 3 वर्ष। तो शैशव काल किसे कहा जाता है, जन्म से लेकर 0 से 2 ईयर्स, याद रखेंगे 0 से 2 ईयर्स को क्या बोलते हैं, शैशव काल। या चलिए ठीक है, चलिए कमेंट करते जाएंगे भाई, जो ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे जिस भी क्वेश्चन में डाउट है। चलिए हाँ, और इसको एक चीज बता देना हूं, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कोई 2 से 4 महीने लेता है, कोई 2 से 8 महीने लेते हैं ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए किस वैज्ञानिक के हिसाब से आप उसको कमेंट कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं ना। चलिए विकास से वृष्टि खाली स्थान की ओर बढ़ता है। तो देखिए विकास से वृष्टि तो क्या होता है, विकास सामान्य से क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट के ओर बढ़ता है। विकास क्या होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो किस में हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट। ये आगे पीछे टाइप हुआ है, बाकी यही आंसर है। ठीक है, तो क्या होगा, विकास से विशिष्ट से, सामान्य से, है ना, क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। ठीक है, बच्चे पहले छोटे रहते हैं तो कुछ नहीं जानता है ना, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं ज्ञान का प्राप्ति होती जाती है, व्यवहारिक जीवन का पता चलता है, तो क्या हो जाता है, सामान्य से फिर क्या होता है, अनुभव को प्राप्त करते हुए विशिष्ट बनते जाता है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है फिर, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क है सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, जब वयस्क हो जाते हैं तो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो बच्चे वर्तमान स्तर से प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सहयोग देना। ठीक है, क्या होता है, जब बच्चा वयस्क हो जाता है और उनको किसी कार्य के लिए उनकी फैमिली से, उनके दोस्तों से क्या होता है, सहयोग मिलता है, तो फिर वो क्या होता है, जो सामंजस्य, किसी कार्य को करने के लिए वो क्या होता है, सहयोग की उनको आवश्यकता होती है, तो फिर वो क्या करता है, वर्तमान में सामंजस्य आसानी से बैठा सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे भाई। चलिए अगला है फिर, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय अधिक है। चलिए कमेंट करेंगे। देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो क्या होता है, मध्य बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। ठीक है, क्या होगा, 7 से 12 वर्ष आपका मध्य बाल्यावस्था होगा। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, अकेंद्रित एवं सामाजिक। क्या होता है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या होता है, भाषा क्या होता है, सामाजिकृत और अकेंद्रित। देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा की बात करें ना, भाषा मतलब बोलने की। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा अकेंद्रित नहीं होगा, क्या हो जाता है, उस समय केंद्रित होता है। तो क्या होगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत एवं अकेंद्रित। चलिए कमेंट करेंगे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा हाँ देखिए सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। क्यों बी नंबर होगा, देखिए मैं बताता हूं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय क्या रहता है, अकेंद्रित रहता है। अकेंद्रित क्यों, देखिए जिस समय बच्चा 6 से 12 वर्ष की अगर बात करें, पूर्व बाल्यावस्था की बात करें, तो उस समय बच्चा क्या है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत मतलब समाज के प्रति बच्चों को उतना ज्ञान नहीं रहता है। तो यही है
बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अकेंद्रित रहता है। उस समय समाज के प्रति क्या है, रहन सहन समाज में क्या होता है, इसका अनुभव बच्चे को उस समय ठीक से नहीं होता है। तो क्या कहेंगे इसका राइट आंसर, सामाजिकृत के बजाय अकेंद्रित होता है ना, उस समय समाज के प्रति ज्यादा केंद्रित नहीं रहता है। चलिए अगला है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। कमेंट करेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच जो संबंध है उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो विकास लगातार हो रहा जो परिवर्तन है उसी को क्या कहते हैं, विकास। चाहे मानसिक, शारीरिक, नैतिक किसी भी प्रकार का जो वृद्धि हो रहा है वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अधिगम मतलब क्या होता है, शिक्षा और सीखना। ठीक है, तो क्या होगा, शिक्षा। तो देखिए अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम क्या है, विकास के पीछे रहता है। फिर है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंध है, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो देखिए क्या है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से संबंधित है। क्यों, देखिए किसी भी बच्चे में या फिर किसी भी व्यक्ति की बात करें तो लगातार उसमें विकास हो रहा है, लगातार परिवर्तन होते जा रहा है ना, साथ साथ लगातार वो सीख रहा है, समझ रहा है। तो क्या होगा, दोनों ही एक जटिल तरीके से संबंधित होगी, क्योंकि दोनों ही कार्य लगातार हो रहे हैं ना। ये नहीं कि पहले विकास हो रहा है फिर सीख रहे हैं, फिर सीख रहे हैं फिर विकास हो रहा है। तो दोनों काम क्या है, एक साथ कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है। इसी को कहते हैं अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या है, संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई 24। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो यही कथन आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही कथन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत है, देखिए विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित, कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कथन, विकास केवल संस्कृति से ही होता है पूरे। तो ऐसा होता है क्या, विकास हर तरीका से होता है, मानसिक विकास और है आपका ज्ञान में वृद्धि होना, मानसिक, तार्किक, नैतिक। तो क्या होगा, विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। विकास वंशानुक्रम मतलब अपने माता पिता के जो जीन है बच्चे के शरीर में उसके हिसाब से भी विकास होता है। अपने कई बच्चे अपने माता पिता की जैसे रहते हैं, कई बच्चे अलग रहते हैं, तो उन्हीं की तरह विकास होता है, बिल्कुल सही है। विकास संशोधनीय योग्य है, बिल्कुल विकास क्या है, संशोधन योग्य है कि विकास किस तरह से हो रहा है इसको हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, विकास केवल सांस्कृतिक, केवल लिख दिया है ना, केवल के कारण ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यही होगा। चलिए नेक्स्ट है फिर, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर की, प्राथमिक स्तर मतलब बच्चे लगभग 5 से 6 वर्ष के, क्लियर है, प्राथमिक स्तर के शिक्षक। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब बताइए कोई आप जैसे टीचर बनेंगे, प्राइमरी के टीचर बनेंगे, ठीक है, टीचर बनेंगे तो आप जैसे वहां पढ़ाने तो जाएंगे, तो आप में वो क्या गुण रहना चाहिए कि आप उस बच्चे को अच्छे से समझा सकें। ठीक है, अपने ऊपर सोच के देखना है। तो देखिए शिक्षण विधियों में क्षमता और विषय का ज्ञान। तो देखिए शिक्षण व्यवस्था में तो आपको क्षमता और शिक्षण जरूरी है, आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप सामने वाले को बता पाएंगे, ये भी आप जरूरी है। फिर है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, फिर ये भी है आपके पास, जितना उच्च मानक भाषा रहेगा ये भी सही है। पढ़ाने की उत्सुकता, बिल्कुल सही है, कोई भी टीचर में अगर पढ़ाने की उत्सुकता है तो वो और अच्छे से पढ़ाता है, सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आप 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 5 से 6 साल के बच्चे। अब बताइए 5 से 6 साल के बच्चे को क्या इन सब चीज के बारे में जानकारी रहता है, नहीं रहता है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन क्यों होना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बच्चे खेलने में ही व्यस्त रहते हैं, आपस में बात करने बैठ जाते हैं। आप इधर पढ़ाओगे साइड में दोस्तों से बात करेगा, ठीक है, तो आपके पास उनको समझाने के लिए धैर्य और लगन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे प्राइमरी वाले तो ये सब चीज आप सीखते ही हैं, देखे भी हैं, है ना। चलिए अगला है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है
यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं है। यही कथन आपका सही है। देखिए, विकास की दर सभी में समान नहीं है। मैंने बताया है कई बच्चे 9 महीने में चलते हैं, कई 10 महीने में, कई तो 12 महीने में। तो विकास की दर सभी मनुष्य में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसी को बोलते हैं विकास का सिद्धांत सभी व्यक्तियों में अलग अलग है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो। देखिए, बच्चों को कितना भी पढ़ा लो वो क्या करता है, खेलने में व्यस्त रहता है। तो क्या होगा, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे कि बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दे। तो शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, या फिर कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। देखिए, हमें क्या करना है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते हुए प्रतीत हो तो क्या करना है, शिक्षण विधि को बदल देना है। शिक्षण विधि जो आप पढ़ा रहे हो किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे माध्यम से आप उसको पढ़ा सकते हैं, खेलो खेल में पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होगा, शिक्षण विधि बदल दे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है भाई, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों का जो विकास होता है उसको समझने में लिए शिक्षक का कौन सी बात मदद करता है या सहायता करता है। तो देखिए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने से, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में, या फिर शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। क्या होगा राइट आंसर, देखिए ये कहने का मतलब वही है कि शिक्षार्थी भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करेंगे। अलग अलग बच्चे की, मैंने बार बार बताया, अलग अलग बच्चे की सोचने की, समझने की, सीखने की अलग अलग व्यवस्था रहती है। तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से, जिस हिसाब से वो ग्रहण कर सके और जिस बच्चे को जिस माध्यम से अच्छे से समझ आए, उसी विधि को क्या करना चाहिए, शिक्षक को बताना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। क्लियर है। 28 का क्या होगा, ए नंबर। चलिए अगला है फिर, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, या फिर समन्वय का सिद्धांत। तो देखिए, निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं। वर्गीकरण मतलब बच्चों को अलग अलग बांट देना होता है, वर्गीकरण किसी भी चीज को अलग अलग बांटना। तो वर्गीकरण का सिद्धांत विकास और वृद्धि से संबंधित नहीं है। क्लियर है। चलिए, निरंतरता होता है विकास में, व्यक्तित्व का सिद्धांत होता है बच्चे अपना व्यक्तित्व में सुधार लाते हैं, और समन्वय का मतलब है किसी भी चीज को सीखने और किसी चीज को उसमें संतुलित मतलब समायोजन कर सकने की क्षमता भी पैदा होती जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को के लिए हॉस्टल वार्डन और टीचर्स भर्ती के लिए सीडीपी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं और सभी को लगता है कि ये तो ऐसे ही नॉर्मल विषय है, लेकिन इसमें जब अंदर तक आपको जब तक जानकारी नहीं होगा पूर्ण रूप से आप इसको सही करने में दिक्कत हो सकता है ना। तो लगातार एमसीक्यूज के माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे भिन्न होती है। तो देखिए, इसी को बार बार बता रहा हूं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, बिल्कुल सही है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। लेकिन यह क्या करती है, एक नमूने का अनुगमन करती है। तो कौन सा नमूने का अनुगमन करता है भाई, व्यवस्थित का, अप्रत्याशित का, क्रमबद्ध और व्यवस्थित का, या फिर एड़ी से चोटी। तो देखिए, कोई भी बच्चे में जो विकास होता है, सभी बच्चे में अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं, लेकिन
क्रमबद्ध के साथ साथ व्यवस्थित होता है। क्रमबद्ध मतलब वही पहले फिसलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो यही क्या है, क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। ये नहीं कि बच्चा पहले चलना सीख गया फिर रोना सीख गया, ये नहीं, पहले चलना फिर घिसलना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब पूरे विश्व में सभी जगह यही रूल अप्लाई होता है, यही मतलब सार्वभौमिक है। क्लियर है? चलिए, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक करते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग रोज डिस्कस करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।